हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग अब परावर्तन के नियम से आगे चलेंगे। परावर्तन के नियम हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 में था। यहाँ पर हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे और इस लेक्चर नंबर 3 में मैं सबसे पहले चैप्टर का आपके टाइटल दे देता हूँ, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन मैं टाइटल दे देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, अर्थात रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा टाइटल हो गया। इसके बाद अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें हम लोग गोलीय दर्पण को समझेंगे और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को भी समझेंगे कि उनसे जो रिलेटेड डिफिनेशंस हैं वो क्या चीज़ हैं, जो कि आगे हमारी गणनाओं में शामिल होंगी या फिर हमारी परिभाषाओं में भी शामिल होंगी। क्योंकि परीक्षा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कभी पूछ भी लेता है, नहीं भी पूछता है, तो उन पर बेसिस न्यूमेरिकल्स आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए हमें उसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अब टाइटल देता हूँ गोलीय दर्पण। पिछले वीडियो में शायद मैंने आपको कुछ बताया भी था इसके बारे में कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक ना, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक, देखो तो मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। तो समझने के लिए सबसे पहले कल्पना करते हैं, अज्यूम करते हैं कि एक हमारे पास, ठीक ना, कांच का एक खोखला गोला लेते हैं। ठीक ना, कांच का एक खोखला गोला लेते हैं। जिस तरीके से मैंने इसको अज्यूम कर लेते हैं, हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये कांच का एक खोखला गोला है। ठीक ना, कांच के खोखले गोले को हम इस प्रकार से काटते हैं, ठीक ना, कि इसमें हमें दो प्रकार के तल प्राप्त हों। पहले आप इस फिगर में समझिए, जो अंदर दबा हुआ तल है, ठीक ना, जो अंदर दबा हुआ तल है उसे हम लोग कहेंगे अवतल। अंदर दबे हुए तल को, अंदर दबा हुआ तल कौन सा, ये अंदर दबा हुआ तल है, इस तल को कहते हैं अवतल। तो अवतल का मतलब होता है दबा हुआ, ठीक ना, और जो उठा हुआ होता है, ठीक ना, जो ये उभरा हुआ होता है, इसे हम लोग बात करते हैं, इसे नाम देते हैं हम लोग उत्तल। और उत्तल का मतलब क्या होता है, उभरा हुआ। ठीक ना, उत्तल का मतलब क्या होता है, उभरा हुआ। उभरा हुआ का मतलब है जो उभरा हुआ है, ठीक ना, ये याद रखेंगे। तो उभरे हुए पृष्ठ को हम लोग उत्तल कहते हैं, दबे हुए पृष्ठ को अवतल कहते हैं। अब हम लोग कहानी इससे आगे शुरुआत करेंगे। ठीक ना, चलो, तो हम लोग इस दर्पण से, सॉरी, इस कांच के खोखले गोले से दो ऐसे भागों को काट करके निकाल लेते हैं। ठीक ना, जो गोली हो, जो कैसा हो, गोली हो। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसको इस साइड से एक भाग काट लिया जाए, एक भाग को इधर से काट लिया जाए, ठीक ना, भाग को, और दूसरा वाले भाग को हम लोग इधर से काट लें। जैसे हम इसको काट करके अलग करेंगे, हमारे पास दो प्रकार के भाग मिलेंगे। एक हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक, हम लोगों को कुछ इस प्रकार से एक भाग मिलेगा। जो दूसरा भाग मिलेगा इधर वाला, वो भी कुछ इसी प्रकार से मिलेगा। ठीक ना, चलो इधर से, तो आपने अब देख लिया ये हमारे पास दो भाग हो गए। अगर अब हमारे पास दो भाग हो गए, तो अभी ये कांच के खोखले गोले हैं। अब हमको इनको दर्पण बनाना है, तो कांच के आर पार तो हम देख सकते हैं, ये खोखले गोले थे तो उनके आर पार देख सकते हैं, परंतु हमें दर्पण बनाना है। तो दर्पण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके ऊपर चांदी अथवा पारे की इसके ऊपर पॉलिश लगाते हैं। उसके ऊपर पुनः हम लोग आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा देते हैं। ठीक है, किसका लेप चढ़ाते हैं, आयरन ऑक्साइड का। और जैसे ही लेप चढ़ाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक ना, तो मैं ऐसे ही इसमें करता हूँ कि जो अंदर एक पृष्ठ इसका धंसा हुआ है, धंसे हुए पृष्ठ का मतलब एक अवतल पृष्ठ है, और एक उभरा हुआ पृष्ठ है वो अवतल पृष्ठ है। तो इनका जो उत्तल पृष्ठ होगा ये होगा, और जो अवतल पृष्ठ होगा इनके बीच में होगा। ठीक ना, तो जो इनके बीच में है, तो हम पहले करते हैं कि जो अवतल पृष्ठ है उसके ऊपर हम लोग पॉलिश कर देते हैं। अवतल पृष्ठ पर क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं इस वाले भाग पर, और इस वाले भाग के हम लोग उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश चढ़ा देते हैं। और जैसे हम इस वाले भाग के उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश चढ़ाते हैं, तो अब इनका एक सतह जो होता है वो पॉलिशदार हो जाता है, जो दूसरा सतह हुआ वो चमकदार हो जाता है। इस प्रकार ये हमारे बन जाते हैं दो नए प्रकार के दर्पण। जब ये दो नए प्रकार के दर्पण बन जाते हैं, तो इनमें देखो, ये अब ये उभरा हुआ पृष्ठ है, अब ये चिकना है, तो यहाँ पर प्रकाश आएगा। ठीक ना,
तो प्रकाश आएगा तो ये टकरा करके चला जाएगा, ठीक ना, इस प्रकार से। तो उभरे हुए पृष्ठ पर इधर भी प्रकाश आता है तो इससे टकरा करके फिर क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर इनमें ये कंडीशन बनने वाली है, यहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई और होगा आर होगा, ये भी यहाँ पर क्या होगा, आई होगा, और यहाँ पर क्या होगा, आर, आपतन कोण होगा और परावर्तन कोण होगा। अब जनरली हम लोग इसी दर्पण को, इसी फिगर को हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं, अनुप्रस्थ काट के रूप में दिखाते हैं। तो जैसे ही हम इसको अनुप्रस्थ काट के रूप में दिखाते हैं तो हमें ये शेप मिलती है अनुप्रस्थ काट में, ठीक ना। अनुप्रस्थ काट का मतलब आप लोग समझते हैं, 9th में भी पढ़ करके आए होंगे, फिजिक्स में तो नहीं, बायोलॉजी में ज़्यादातर पढ़ के आए होंगे आप। उत्तक का अनुप्रस्थ काट वगैरह देखे होंगे, पत्ती का अनुप्रस्थ काट देखे होंगे, तो वहाँ पर आप चीज़ों को पढ़ करके आए हैं, ठीक ना। तो ये मिरर है और इस मिरर का हम लोग अनुप्रस्थ काट करते हैं, अनुप्रस्थ काट के रूप में हमें ये चित्र मिलता है। तो अगर इस चित्र को हम लोग देखें तो अब देखो, इसके उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, और जो उभरा हुआ पृष्ठ है वो कैसा है, उत्तल पृष्ठ है। उभरा हुआ पृष्ठ कौन सा है, उत्तल पृष्ठ है। अगर उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो वो दर्पण जो कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है। वो कौन सा दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये चित्र वास्तव में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं, कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब हम लोग इस वाले भाग को, ठीक ना, इस वाले भाग का अगर अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो कुछ ये इस प्रकार से दिखेगा, और इस प्रकार से देखने का मतलब जो इसका उत्तल पृष्ठ है वो तो पालिशदार है, और जो अवतल पृष्ठ है वो चमकदार है, अथवा ठीक ना, चमकदार है और चिकना है। चमकदार अथवा चिकना है तो यहाँ से प्रकाश आएगी और पुनः वो क्या हो जाती है, टकरा करके बैंड हो जाती है, ठीक ना, मुड़ जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये आई बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, आर। तो ये हमारे पास दो प्रकार के मिरर बन गए। ध्यान देंगे, यहाँ पर दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे, अवतल दर्पण नाम देंगे। क्या नाम देंगे, अवतल दर्पण नाम देंगे। अब आप अगली चीज़ को समझिएगा कि अगला चीज़ आपको क्या समझना है जो इससे संबंधित है। अगला चीज़ आपको ये समझना है इससे संबंधित कि जिस तल से, ठीक ना, जिस तल से अथवा जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को हम लोग नाम देते हैं परावर्तक तल। जिस तल से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक एक डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग परावर्तक तल की बात कर रहे थे, परावर्तक तल। तो परावर्तक तल क्या होता है, ठीक ना, जिस तल से अथवा जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख दूँ जिस सतह से, जिस तल अथवा सतह से, ठीक ना, सतह से प्रकाश का परावर्तन हो, प्रकाश का परावर्तन हो उसे परावर्तक तल कहते हैं, उसे परावर्तक तल कहते हैं, ठीक ना। ये हमारी सिंपल सी डिफिनीशन हो गई परावर्तक तल की। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे। जिस तल अथवा सतह से प्रकाश का परावर्तन हो उसे परावर्तक तल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये परावर्तक तल उत्तल वाला होगा पृष्ठ, और यहाँ पर अवतल वाला जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा, परावर्तक तल होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ अन्य भी परिभाषाओं को समझते हैं जो इन गोलीय दर्पण से संबंधित होती हैं। अगर इन गोलीय दर्पण से वो परिभाषाएँ संबंधित होती हैं तो हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आपसे, और 1 बाय 1 सबकी डेफिनेशन आपको समझाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको लिखेंगे, ठीक ना, और समझेंगे। तो मैं अब इसे इरेज करता हूँ। आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक। तो मैं अब इसे इरेज कर देता हूँ। चलिए उसको अभी तक रहने देते हैं, फिर हम मिटा देंगे, ठीक है। देखो, जो अगला परिभाषा इससे संबंधित जो आती है वो परिभाषा आती है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक ना, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, क्या होता है वक्रता केंद्र। मान के चलो ये जो हमारे गोलीय दर्पण होते हैं वो खोखली गोले के भाग होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, खोखली गोले के भाग होते हैं। तो उनका खोखली गोला होगा तो उसका एक क्या होगा, केंद्र होगा। उसी के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र नाम देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, गोलीय दर्पण जिस
खोखले गोले का भाग होते हैं, गोले का भाग होते हैं उनके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र जो होता है उसे हम लोग जो डिनोट करते हैं कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, दैट्स वाई मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना। आप लिखेंगे वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, आप लिख लेंगे उसे, ठीक ना। अब देखो तो ये हमारा यहाँ पर बन गया, परंतु जब हम एक मिरर बनाएंगे, मिरर कौन सा बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे अथवा उत्तल दर्पण बनाएंगे, तो वहाँ पर चीज़ों को हमें दिखाना पड़ेगा कहाँ पर होगा। तो मैं अब इसको मिटाता रहा हूँ ऊपर वाले परिभाषा को, ठीक। अब मैं जैसे ही ऊपर वाली परिभाषा को मिटाऊंगा तो आपको समझना होगा। चलो तो ये देखो मैं एक बना रहा हूँ, कौन सा, ये बना रहे हैं हम लोग एक उत्तल दर्पण, ठीक ना। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इधर मैं बना रहा हूँ एक अवतल दर्पण। इसी चित्र पर हम लोग सभी चीज़ों को समझ लेंगे, क्या चीज़ें हैं और कैसे हैं, ठीक ना। चलो समझते हैं कि ये गोली दर्पण का भाग होगी, तो इसका जो कर्वेचर ये इधर की तरफ मोड़ रहा है, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ पर होगा, तो उसे हम लोग कैपिटल सी से डिनोट कर लेते हैं। इस वाले दर्पण को हम लोग देखते हैं तो इधर वाला, इधर ये इधर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसका केंद्र आएगा कहीं इस साइड पर आएगा, ठीक है, इधर आएगा। तो हम लोग इसे क्या कंसिडर कर लेते हैं, वक्रता केंद्र मान लेते हैं। ये क्या है, कैपिटल सी है दोनों दर्पणों के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखो ये जिसका भाग बने होंगे, अगर ये इस तरीके से, अगर मान चलो इस दर्पण का भाग है इस तरीके से बना हुआ होगा, ठीक ना, तो ये इसका केंद्र हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और मैं दूर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक ना। जैसे मान चलो कि मैं इसको यहाँ पर छोटा सा बना देते हैं ऐसे करके। जब मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, आप सोचो कि इसको अगर गोला इसका हम पूरा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इधर से पूरा होगा, और इसका जो सेंटर आएगा कहीं यहाँ पर आएगा। तो ये आप बताएंगे गोली दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होते हैं, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो अब आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो वक्रता केंद्र समझ में आ गया। अगला चीज़ पॉइंट बात करते हैं। अगला जो डिफिनेशन आता है वो आता है दर्पण का ध्रुव, ठीक ना, दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, ठीक ना, दर्पण का ध्रुव। देखो ध्रुव किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, जनरली भाषा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पोल। तो पोल क्या होता है, तो जो भी दर्पण होता है उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ठीक ना, जो दर्पण होता है उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जैसे मान चलो ये दर्पण है, इसका जो परावर्तक तल है इसके मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण के परावर्तक तल के, गोली दर्पण है तो आप इसके आगे भी गोली लिखेंगे, गोलीय दर्पण, गोली दर्पण के परावर्तक तल के, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और जो ध्रुव होता है, ध्रुव को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ध्रुव कहते हैं इसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। आगे डैश डैश ऐसा आप लोग लिख लेंगे, ठीक ना, प्रदर्शित करते हैं। तो ये यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर भी इसका क्या हो गया, P हो गया। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक ना। तो दर्पण का जो परावर्तक तल जो भी है उसके मध्य पॉइंट को, उसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने ये परिभाषा लिख ली होगी, आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो अब मैं इसे इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक ना, चलिए अगला जो हमारा परिभाषा आएगा वो परिभाषा आएगा मुख्य अक्ष, ठीक ना। अगला जो परिभाषा आएगा वो परिभाषा कौन सी आएगी, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक ना, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो आपको 2 पॉइंट मिला, एक पॉइंट वक्रता केंद्र मिला, दूसरा पॉइंट ध्रुव मिला। यहाँ पर भी वक्रता केंद्र मिला, दूसरा पॉइंट क्या मिला, ध्रुव। तो एक ऐसी रेखा जो इसके
ध्रुव तथा इसके और वक्रता केंद्र को मिलाती हो, एक ऐसी रेखा जो इसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाती हो, तो उस रेखा को हम लोग नाम देते हैं मुख्य अक्ष नाम देते हैं। तो यहाँ पर भी इस दर्पण का मुख्य अक्ष हो जाएगा, इस दर्पण का मुख्य अक्ष ये हो जाएगा, ठीक ना। तो मुख्य अक्ष एक ऐसा बिंदु होता है, सॉरी एक ऐसी रेखा होती है जो दर्पण के ध्रुव और इसके वक्रता केंद्र को मिलाती है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा ये हुई, एक रेखा ये हुई। तो इन दोनों रेखाओं को हम लोग क्या नाम देंगे, मुख्य अक्ष नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस नाम देंगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा मुख्य अक्ष, ठीक ना। अगले डेफिनेशन की बात करते हैं। जो हमारी अगला डेफिनेशन है वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर RADIUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ध्यान समझो, ये तो आपने समझ लिया कि ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस पोल के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता त्रिज्या। तो इसकी डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ठीक ना। वक्रता त्रिज्या की डिफिनेशन मैं लिखता हूँ। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या तो दर्पण के ध्रुव, ठीक ना, तथा दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, बीच की दूरी को, ठीक, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो आगे लिख लेंगे, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। देखो, तो पोल और जो सी हुआ, इन दोनों के बीच की जो दूरी हुई उसे हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। तो कैपिटल R अगर मैं लिखूँ तो कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक का होगा। यहाँ पर भी जो कैपिटल R होगा वो कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, इसके पोल तक, बिल्कुल ठीक ना, बिल्कुल पोल तक होगा। इसे हम क्या नाम देंगे? वक्रता त्रिज्या। अगला आपको एक डिफिनेशन इसी से संबंधित समझना होता है, वक्रता किसे कहते हैं, ठीक ना। वक्रता, व्हाट इज कर्वेचर, ठीक ना। तो कर्वेचर वक्रता का जो हमें फार्मूला मिलता है, क्या फार्मूला मिलता है? वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रम को, वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रम को हम लोग वक्रता कहते हैं, 1/r कहते हैं। तो 1/r ही क्या कहलाती है? किसी भी दर्पण की वक्रता कहलाती है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। ठीक, तो हम लोग वक्रता समझ रहे थे। तो वक्रता किसे कहते हैं? 1/r को दर्पण की वक्रता कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डिफिनेशन हो जाती है यहाँ तक, ठीक है। अगली डिफिनेशन के बाद हम लोग सबसे महत्वपूर्ण डिफिनेशन पर चलते हैं कि हमारी अगली डिफिनेशन कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा। तो उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, सभी चित्र को इरेज कर देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो अब मैं हर चीज़ को इरेज करता हूँ, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। अगला चीज़ आपको समझना है, अब मैं इसके आगे लिखता हूँ, ठीक ना। इसके ऊपर अगला जो हमारी परिभाषा होगी वो होगी हमारी मुख्य फोकस। कौन सी परिभाषा होगी? मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। तो इसके लिए मुझे दो चित्र बनाना होगा। दो चित्र कैसे बनाएंगे? एक मैं बनाता हूँ आपका ये उत्तल दर्पण और दूसरा मैं बनाता हूँ आपका अवतल दर्पण, ठीक ना। इधर से एक मैंने क्या बना दिया? अवतल दर्पण बना दिया, ये हमने बना दिया इस तरीके से करके, ठीक ना। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है उस रेखा को हम लोग क्या नाम देते हैं? वक्रता केंद्र नाम देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और भी दूर बनाता हूँ, ठीक ना। उस चित्र को हम लोग साइड में कर लेंगे, चलो हटा दिए उसको। ये हमारा सी बन गया। तो याद रखेंगे मुख्य फोकस में कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं,
जो किरणें किधर आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाता है, इसके समांतर। समांतर का मतलब होता है कि अगर उन दोनों के बीच हम कोई लंबवत दूरी लेंगे तो उस लंबवत दूरी का वैल्यू हर एक बिंदु पर बराबर होगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर समझो कि अगर मुख्य अक्ष के जो समांतर आने वाली किरणें होती हैं, जिस बिंदु से जाती हैं अथवा जिस बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। तो ये उत्तल दर्पण में क्या होती हैं, किरणें कहीं आभासी रूप से एक दूसरे से मिल रही होती हैं, आभासी रूप से एक दूसरे से क्या कर रही होती हैं, मिल रही होती हैं पीछे की तरफ। इसलिए इसका जो फोकस बनता है वो पीछे बनता है, दर्पण के इधर पीछे बनता है, मतलब जिधर पॉलिशदार सतह है उस साइड बनता है। तो मुख्य फोकस अथवा फोकस बिंदु ये पॉइंट कहा जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके लिखता हूँ, ठीक ना, यहाँ पर ऐसे करके, ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो इसमें मैं बनाऊंगा, ये हमारा पोल P हो गया और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। तो कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो भी किरणें हैं अगर वो मुख्य अक्ष के क्या आ रही हैं, समांतर आ रही हैं, तो दर्पण से जैसे परावर्तन होता है, तो जिस बिंदु से होकर वो निकलती हैं, जिस बिंदु से होकर के निकलती हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं अथवा फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक। तो मैं लिख दूँ कि यहीं पर इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि दर्पण के, ठीक ना, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आपतित किरणें, किरणें जिस बिंदु से जाती हैं, जिस बिंदु से जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत तो होती हैं, होती हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं या फिर मुख्य फोकस कहते हैं। उसे मुख्य फोकस कहते हैं, मैं इतना लिख देता हूँ, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य फोकस किससे कहते हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी किरणें, जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। तो ये जो फोकस उत्तल दर्पण में होगा ये आभासी रूप से होगा, क्योंकि उस बिंदु पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और ये जो अवतल दर्पण में होगा वास्तविक रूप में किरणें क्या होती हैं, मिलती हैं। तो ये इसका बिंदु हो जाता है, ठीक ना। तो याद रखेंगे, इसमें किरणें अपसरित हो रही हैं, अपसरित का मतलब फैल रही हैं, इसमें किरणें अभिसरित हो रही हैं, किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं। आपको अभिसारी और अपसारी के बारे में बताया हुआ है। तो मुख्य फोकस समझ में आ गया होगा ना। अब हम लोग अगला डिफिनेशन समझते हैं। आप इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखेंगे तो बेहतर होगा, ठीक ना। तो मैंने बना दिया बराबर, आप लोग भी बराबर कर लेंगे अपना। तो आप लोगों का तो बराबर होगा नहीं, वैसे कि दूसरा चित्र बना लेंगे, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं मुख्य फोकस अथवा फोकस समझ लें। फोकस तल क्या होता है, फोकस तल, फोकस तल, फोकस तल को समझने के लिए सरफेस ऑफ फोकस, ठीक ना। जैसे मान के चलो कि ये हमारा फोकस बिंदु है, तो यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूँ, एक लंबवत रेखा खींच देता हूँ, ठीक ना। तो ये लंबवत रेखा पर जो भी पॉइंट लेंगे, जो भी बिंदु लेंगे, वो बिंदु आपका फोकस तल कहा जाएगा, ये याद रखेंगे। तो मुख्य फोकस पर खींची गई लंबवत रेखा, मुख्य फोकस पर मुख्य अक्ष के लंबवत, अब परिभाषा आपको सटीक मिलेगी कि मुख्य फोकस पर मुख्य अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो होता है फोकस तल को प्रदर्शित करता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो आप जो भी पॉइंट लेंगे यहाँ पर ये इस रेखा पर ये काल्पनिक होती है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, फोकस तल कहेंगे। ये आप लोग याद रखेंगे। अगला जो डिफिनेशन है इससे संबंधित, फोकस दूरी, व्हाट इज फोकल लेंथ, ठीक ना। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक ना। फोकल लेंथ अथवा फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे दर्पण के ध्रुव, ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी। दर्पण के ध्रुव, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ से दर्पण का ध्रुव यहाँ हुआ और यहाँ पर ये हुआ मुख्य फोकस, यहाँ पर हुआ दर्पण का, इधर से दर्पण का ये मुख्य फोकस हुआ और मुख्य फोकस, इसके बाद ये हुआ ध्रुव। इनके जो बीच की दूरी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस दूरी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। जो फोकस दूरी होती है उसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ये आप लोग लिख लेंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, जितनी भी मैंने आपको परिभाषाएं बताई इस गोली दर्पण से संबंधित, ठीक ना, गोली दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक होगा, उस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा क्या था, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी ये वक्रता त्रिज्या कैपिटल R थी, ठीक ना, ये क्या थी, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R थी। यहाँ पर भी ये दूरी आपकी क्या थी, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R थी। तो अब आपको ये समझना है वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तथा फोकस दूरी F में संबंध, मतलब दोनों में क्या रिलेशन होता है, दोनों में क्या संबंध होता है। तो इस पर मैंने एक अल्टरनेट वीडियो बना रखी है, बहुत छोटी सी 10 मिनट की, आप उसको जा कर के वहाँ से देखिएगा। मैं अब इस टॉपिक से आगे चलूँगा, क्योंकि मैं आपको वो टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो उस पर वीडियो पहले से बना हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक ना, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध, स्मॉल f में संबंध, ठीक ना, जो भी रिलेशन है ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। तो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, R इज इक्वल टू 2f होता है, या फिर आप इसको f इज इक्वल टू R/2 लिख लेंगे। तो ये हमारा वास्तव में रिलेशन हो जाता है। इस रिलेशन को हम लोग सूत्र के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक ना, सूत्र के द्वारा प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से आएगा। एक उत्तल दर्पण के द्वारा भी प्राप्त करते हैं, अवतल दर्पण के द्वारा भी प्रूफ करते हैं, हम लोग इसको सिद्ध करके प्राप्त करते हैं। तो आप लोग वहाँ से उसको देखिएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जितनी भी परिभाषाएं बताई वो परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।